देखिए क्वेश्चन, इसमें क्या है कि ये हमारे पास परिपथ दिया गया है, इस परिपथ में कितनी करंट फ्लो हो रही है ये बताना है। इसको 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है पूरे सिस्टम को, ठीक है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो डायोड है ये किस प्रकार का है, रिवर्स है कि बायस है, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना है कि हमारे पास डायोड जो होता है ऐसे बन के अगर तैयार हुआ है डायोड, तो ये जो ट्रायंगल वाला एरिया होता है ये पी जंक्शन होता है, और जो लाइन होती है ये एन होता है। क्या होता है? एन। यानी ये पूरा डायोड जो हमारा है क्या है? पी एन है। ट्रायंगल वाला भाग पी होता है और एन जो लाइन है वो एन होता है, तो पी एन जंक्शन है, ठीक है। पी एन डायोड है। इसके क्या कंडीशन होती है ये समझ लो। हमेशा याद रखना है कि अगर हमारे पास कहीं पर भी पी एन डायोड दिया हुआ है, पी एन जंक्शन है, ये डायोड है, ये हमारा पी पार्ट है, ये एन है। अगर अगर कोई बैटरी कनेक्ट है, उस बैटरी का पॉजिटिव सिरा हमारे पास पी से कनेक्ट है, तो इसमें करंट फ्लो होगी। अगर बैटरी का पॉजिटिव सिरा पी से कनेक्ट है तो करंट फ्लो होगी, नहीं तो करंट फ्लो नहीं होगी। यहाँ पर जो बड़ा वाला भाग होता है वो बैटरी, ये लगी हुई है बैटरी, उसमें जो बड़ा डायोड होता है वो प्लस होता है, जो छोटा होता है वो निगेटिव होता है। ये वाला जो वायर है पॉजिटिव वाला, ये किससे कनेक्ट है? पी से कनेक्ट है। और जो निगेटिव वाला है किससे कनेक्ट है? एन से। तो इसमें करंट फ्लो होने वाली है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें करंट फ्लो होगी। लेकिन अगर कहानी उल्टी हो गई, उल्टी होने का मतलब है कि हमारे पास पी है, ये एन है, ये पी है और ये एन है। अगर बैटरी का निगेटिव सिरा हमारे पास किससे कनेक्ट है? पी से। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। जो बड़ा भाग होता है ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास इसमें करंट फ्लो नहीं होगी। दोनों केस याद रखने हैं। पहला केस क्या? जब पॉजिटिव सिरा बैटरी का पी से कनेक्ट है तो करंट फ्लो होगी। अगर बैटरी का निगेटिव सिरा पी से कनेक्ट है तो करंट फ्लो नहीं होगी। करंट का मतलब है धारा का फ्लो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आई जाएगी, आई बराबर कुछ होगा, क्या होगा पता नहीं, लेकिन यहाँ पर जो आई होगी, धारा होगी, वो जीरो होगी, फ्लो नहीं होने वाला है। ये कॉन्सेप्ट याद हो, समझ गए हो, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या करना है। सबसे पहले देखो, ये हमारे पास क्या है? बैटरी लगी हुई है, बैटरी में ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये ऐसे गया आगे, यहाँ पहुँचा, यहाँ से करंट हमारे पास मान लेते हैं आई गई। यहाँ पर करंट जाने के बाद 3 भाग में हो जाएगी, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हमारे पास क्या है? यहाँ पर हमारे पास जो करंट गई वो I1 हो गई। यहाँ पर जो करंट गई है वो मान लेते हैं I2 हो गई, और यहाँ पे जो करंट है वो I3 हो गई। पहले हम मान लेते हैं, ठीक है। I1, I2, I3 हो गई। अब हमें देखना है कि बैटरी का कौन सा सिरा किससे जुड़ा हुआ है। बैटरी का पॉजिटिव सिरा हमारे पास जब यहाँ पहुँचेंगे तो इस वाले भाग में किससे जुड़ा हुआ है? इस वाले भाग में जुड़ा हुआ है पी से। ये पी है, ये एन है, यहाँ पर ये एन है, ये पी है, यहाँ पर ये पी है, यहाँ पर एन है। ये तो समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब क्या है? बैटरी का पॉजिटिव सिरा हमारे पास पी से जुड़ा है, तो यहाँ पर तो करंट फ्लो होने वाली है, करंट I1 जाएगी, ठीक है। ये जो करंट है आई जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? दूसरे वाले भाग में यहाँ पर हमारे पास जो करंट है उसका जो बैटरी है उसका निगेटिव, बैटरी का पॉजिटिव सिरा किससे जुड़ा है? यहाँ पर एन आगे है ना, तो बैटरी का, ये बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव सिरा एन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर करंट नहीं फ्लो होगी। जब करंट नहीं फ्लो होगी तो यहाँ पर करंट जीरो होगी, यानी इस वाले रेजिस्टेंस पे जो I2 करंट है वो जीरो जाने वाली है। अब यहाँ पे आ जाओ, इसमें ये क्या है? P है, ये N है, ये पॉजिटिव सिरा बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है P का, तो यहाँ पर करंट जाएगी, ठीक है। तो अब नया डायग्राम हमारा क्या बन जाएगा? नया डायग्राम ऐसे बन जाएगा कि हमारे पास करंट फ्लो होगी। इस डायोड को हम हटा देते हैं, सीधे डायग्राम बना देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास ये करंट गई और यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कितने ओम का है? 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, इस वाले भाग में करंट नहीं जाएगी तो ये वाला जो भाग है इसको हम हटा देंगे। क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। जब एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास केवल ये वाला भाग बचेगा। नीचे जो है, नीचे कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है? 3 ओम का, ठीक। अब इसके बाद हमारे पास जो बैटरी कनेक्ट थी उसको हम लगा देंगे। बैटरी कितनी थी? 10 वोल्ट की थी।
सीधे करंट फ्लो हो गई। कैसे पता चल गया? जब हमारे पास पी का बैटरी का पॉजिटिव सिरा पी के साथ है तो करंट फ्लो होगी। यहाँ पर कितने 10 वोल्ट है। यहाँ से हमने करंट कौन निकाली थी? आई। वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुई थी? एक I1 और एक I3। I2 तो 0 हो गई थी ना, I1 और I3 हो गई। ठीक, ये हमारे पास डायग्राम बन गया। अब हमें निकालना क्या है? आई की वैल्यू फाइंड करना है। क्या निकालना है? आई की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखो, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस दोनों कैसे हैं? समांतर क्रम में है। किसमें? समांतर क्रम में है। अब इसको हटा देते हैं तो बताएंगे 6 ओम और 3 ओम प्रतिरोध समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है। अगर समांतर क्रम में है तो इसके लिए आर इक्विवेलेंट जो निकालेंगे वो 1 के करके निकालेंगे। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3। एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, कितना आ जाएगा? 3/6 आ जाएगा। फिर सॉल्व करें, कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? आर इक्विवेलेंट आ गया 2 ओम। क्या आ गया? 2 ओम रेजिस्टेंस आ गया। आर इक्विवेलेंट हमारे पास 2 ओम आ गया। अब हमें निकालना क्या है? धारा धारा निकालनी है। तो धारा निकालने के लिए ओम के नियम को यूज करेंगे। ओम के नियम से ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है कि वोल्टेज जो है वो करंट और रेजिस्टेंस के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। क्या होगा? जो वोल्टेज है वो करंट और रेजिस्टेंस के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। यहाँ पर आर इक्विवेलेंट लेना है। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट लिख दो। आर इक्विवेलेंट कितना निकाल रहा है? यहाँ दिख रहा है, नीचे दिख जाएगा। देखो, यहाँ पर वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 10 वोल्ट की बैटरी है तो 10 लगा दो इज इक्वल टू, करंट हमको पता नहीं है, रेजिस्टेंस कितना निकाला है? 2 ओम। सॉल्व कर लो काट के, तो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 एम्पियर। कितना आ जाएगा? 5 एम्पियर। तो ये हमारे पास आंसर है। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो। बस यहाँ पर डायोड का कॉन्सेप्ट था, ये हमें पता होना चाहिए कब डायोड से करंट फ्लो होगी, कब डायोड से करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है, समझ लो। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता, टेलीग्राम दिया गया है, टेलीग्राम में ज्वाइन होकर अपना क्वेश्चन भेजें और उसका सोल्यूशन पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको करने का तरीका यही है। मीडियम मैटर नहीं करेगा, किसी भी मीडियम के हो, बस क्वेश्चन भेज देना। चलो बाय, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बाय। देखिए क्वेश्चन जो है क्लास 12 बोर्ड है यूपी फिजिक्स 2025। ठीक है, और पेपर कोड मिला देना 346 JU है। इसमें क्या है, हमें फाइंड करना है कि 2 ओम और 10 ओम के रेजिस्टेंस में कितनी करंट है और ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है इसमें कितना चार्ज है, ये हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे? देखो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या पता होना चाहिए, हमें पहले धारा फाइंड करनी है। धारा के लिए क्या कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए? जब भी कहीं पर भी कैपेसिटर लगा हो, और कैपेसिटर को मान लेते हैं कि ये फुल्ली चार्ज है। क्या है? फुल्ली चार्ज है। फुल्ली चार्ज के केस में यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। क्या बात याद रखना है? जहाँ पर भी कैपेसिटर लगा हो तो दिमाग में ये रखना है, पहला एजम्पशन कि कैपेसिटर जो है हमारा फुल्ली चार्ज है। फुल्ली चार्ज का मतलब है उस पर पूरी तरीके से आवेश है। अगर इसमें पूरी तरीके से आवेश है तो इस लाइन में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। जब इस लाइन में कोई करंट नहीं फ्लो होगी तो पहला आंसर तो हमारा आ जाएगा कि 10 ओम के रेजिस्टेंस में कोई भी करंट नहीं जाएगी, धारा 0 होगी। दूसरा केस, यहाँ पर क्या है 2 ओम, जब ये हट जाएगा पूरा कॉम्बिनेशन, कोई करंट नहीं जाएगी, तो 2 ओम और 8 ओम ये दोनों किस में हो जाएंगे? सीरीज में हो जाएंगे। तो लिखो, यदि या फिर माना, ये लिखने की जरूरत नहीं लेकिन लिख देते हैं हम कि जिससे याद रहे। माना, ये मानना ही पड़ेगा, माना संधारित्र पूर्णतया आवेशित है। पूर्णतः आवेशित
है, ये पूर्णतः आवेशित है, इसलिए 10 ओम के प्रतिरोध में धारा I बराबर 0 होगी। तो पहला आंसर हो गया मेरा, ठीक है। अब जब इसमें धारा 0 है, इसमें कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रही है, ये धारा यहाँ पर क्या है, ये I जो है 0 है, तो इसका मतलब जो है ये जो लगा हुआ है बीच में, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और जब हमारे पास नया डायग्राम क्या बन के तैयार हो जाएगा, नया डायग्राम ऐसे बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पर 2 ओम, फिर ऐसे नीचे आ जाओ, ये बीच वाला हम हटा देंगे, ये वाला पूरा तरीके से नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 ओम, ठीक है। ये 2 ओम है, ये 8 ओम है। और यहाँ पर बैटरी कितने की है, 2 वोल्ट की है। अब इसमें करंट हमें निकालना है, ये वाली करंट I1 मान लेते हैं, जिससे कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, ठीक है। ये I1 है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, I करंट निकालना है। तो ये 2 ओम और 8 ओम किस में है, रजिस्टर सीरीज में है। सीरीज में जब होते हैं रेजिस्टेंस, तो R इक्विवेलेंट क्या होता है, दोनों को जोड़ दो, 2 + 8, सीरीज का ये नियम होता है। तो 10 ओम आ गया। यहाँ पर धारा I = 2 ओम में कितनी धारा हो जाएगी, तो यहाँ पर करंट जो होगी I = जो नियम लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, V = क्या होता है, IR, जो कि ओम का नियम है, ओम के नियम से ये ओम का नियम है, ठीक है। ये ओम के नियम से आया बात, ठीक। तो यहाँ से V कितना है, 2 वोल्ट है। ये हमारे पास I1 मान लेते, सॉरी I माने ना, ऊपर वाला I1 माने थे। यहाँ पर I हमें निकालना है। रेजिस्टेंस कितना निकला है, R इक्विवेलेंट निकला है, दोनों सीरीज में, इस वजह से सीधा ऐड हो गया। यहाँ पर निकला है 10। तो यहाँ से हमारे पास जो करंट आ गई I = आ गई, इसको डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 0.2 ओम एम्पियर, 0.2 एम्पियर आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास धारा आ गई 0.2 एम्पियर। तो ये जो हमारे पास 2 ओम के, इसलिए 2 ओम के प्रतिरोध में धारा I = कितना आ जाएगा, 0.2 एम्पियर आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। आधा आंसर हमारा हो चुका है, अब बचा आधा खेल। आधा खेल कैसे करोगे, ये एक आंसर हुआ, ठीक है, 2 एम्पियर है। एक आंसर ये हुआ कि 10 ओम के प्रतिरोध में कितनी है। अब हमें क्या निकालना है, ये कैपेसिटर पे कितना चार्ज है। तो हमें क्या करना होगा, ये वाला कॉम्बिनेशन लेना होगा, नीचे वाला, इसको लेना होगा। इसको नहीं लेंगे इस वजह से, क्योंकि अगर इसके साथ हम एक क्या लगाएंगे, इसके साथ अगर हम क्या लगा देंगे, वोल्टेज, तो एक वोल्टेज ये हो जाएगा, एक वोल्टेज और लग जाएगा, जिससे क्या होगा, 2 वोल्टेज हो जाएंगे, जो कि दिक्कत करेंगे। क्या बोल रहा हूँ, हमें ये वाला भाग लेना होगा, इसका डायग्राम अलग से बना लेंगे फिर। तो यहाँ पर क्या बताएंगे, कैपेसिटर, ठीक, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद ये रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 8, यहाँ पर क्या आया, 2, ठीक है, ये 2 माइक्रोफैरड, और यहाँ पर क्या है, 10, ये वाला लेना है, और यहाँ पर 8। अब देखो हमने क्या बोला कि क्योंकि ये सीरीज में है, ये भी सीरीज में है, इससे कोई हमें मतलब नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि फुल्ली चार्ज था। जितनी धारा 2 ओम के में है और जितनी 8 ओम के में है, ये और ये दोनों सीरीज में है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें जो करंट होगी, जो वोल्टेज होगा, और इसमें जो वोल्टेज होगा, दोनों सेम होगा। क्यों होगा, सुनो, सॉरी, जो इसमें करंट होगी, जो इसमें धारा होगी, धारा इसमें और इसमें सेम होगी सीरीज के केस में, ठीक है। तो हमें क्या निकालना होगा, वोल्टेज निकालना होगा। तो वोल्टेज निकालने के लिए ये हमें वोल्टेज फाइंड करना है, जिसको हम V1 मान लेंगे। यहाँ पर करंट कितनी फ्लो हो रही है, यहाँ पर सॉरी, इस पे तो करंट हमें पता नहीं था, अभी नहीं पता था, लेकिन इस पे जो करंट हमें पता थी, कितनी थी करंट, 8 ओम के रेजिस्टेंस में कितनी है, जितनी 2 ओम के में है उतनी 8 के में है। क्यों, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, इस वजह से यहाँ पर जो वोल्टेज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे,
रेजिस्टेंस यानी 8 ओम, जो करंट कितनी थी, करंट हमारे पास 0.2 एम्पियर, यहाँ पर हमारे पास करंट फ्लो हो रही आई कितनी है 0.2 एम्पियर। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि ये और ये सीरीज में है इस वजह से। तो यहाँ से हमारे पास वोल्टेज कितना आ जाएगा V1 आ जाएगा 1.6 वोल्ट, 1.6 वोल्ट आ गया। ठीक है, ये दोनों हमने निकाल लिया। अब सुनो, अब हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास जो ये और ये कॉम्बिनेशन, ये ऊपर वाला कॉम्बिनेशन और नीचे वाला कॉम्बिनेशन, ये और ये कैसे हैं, पैरेलल है। पैरेलल के केस में क्या होता है कि कभी भी वोल्टेज चेंज नहीं होता है। पैरेलल के केस में वोल्टेज चेंज नहीं होता, सीरीज में धारा नहीं चेंज होती और पैरेलल के केस में वोल्टेज सेम चेंज नहीं होता। तो जितना वोल्टेज यहाँ होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ होगा, यानी ये V1 जो है वो इसके साथ भी आएगा। अगर ये वाला कॉम्बिनेशन लेते तो एक वोल्टेज ये हो जाता और एक वोल्टेज ये हो जाता, तो भी सॉल्व न कर पाते, इस वजह से नीचे वाला कॉम्बिनेशन लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर भी करंट वोल्टेज V1 आएगा और यहाँ पर भी वोल्टेज V1 आएगा। ठीक है, दोनों पैरेलल में है। ठीक, अब चलो, अब जब वोल्टेज हमें पता चल गया तो हमारे पास चार्ज का क्या फार्मूला होता है, आवेश के लिए। आवेश का जो फार्मूला होता है वो Q इक्वल टू होता है C इंटू V। C क्या है, C हमारे पास ये V1 रख दो। ठीक है, C कैपेसिटर है, उसकी संधारिता, और V हमारा वोल्टेज है। ये जो V1 निकाला है वो इस पे रहेगा, क्योंकि ये और ये दोनों पैरेलल में है, इस वजह से यहाँ से चार्ज निकालना है। Q इक्वल टू C कितना है 2 माइक्रोफेरेड इंटू V1 कितना निकाला 1.6, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा 3.2, क्योंकि ये माइक्रोफेरेड है तो ये माइक्रो कूलाम हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 3.2 माइक्रो कूलाम। तो एक आंसर हमारा ये हो जाएगा, एक आंसर धारा पूछी गई थी तो ये हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा। इसमें हमसे ये पूछा गया था। ठीक है, देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो। याद रखना है कि हमारे पास जब वोल्टेज निकल आएगा तो एक कॉम्बिनेशन ये है, एक कॉम्बिनेशन ये है। हम ये वाला ही कॉम्बिनेशन लेंगे, ऊपर वाला नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक वोल्टेज एक्स्ट्रा आ जाएगा अगर ऊपर वाला लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से जब हम वोल्टेज निकालेंगे कि तो ये वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इस वजह से सेम आ जाएगा। एक एक्स्ट्रा वोल्टेज अगर ऊपर लगा दोगे तो यहाँ पर 2 वोल्टेज हो जाएंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन बना नहीं पाओगे। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास आंसर कितना आएगा 3.2 माइक्रो कूलाम। एक आंसर हमारे पास ये रहेगा, ठीक, और एक आंसर हमारा ये रहेगा। तीनों आंसर हो जाएंगे। अगर 8 ओम के रेजिस्टेंस से कितनी धारा है तब भी बता देंगे सेम धारा है, क्योंकि ये और ये सीरीज में है। कब, जब हमारे पास माना कि संधारित्र जो है पूर्णतया आवेशित है। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाय, टेक केयर। कोई क्वेश्चन नहीं आता टेलीग्राम में आके पूछ सकते हो। ठीक है, बाय, टेक केयर। देखिए क्वेश्चन, पेपर कोड है 346 JS 2025 में जो पेपर हुआ था। ठीक है, 2025 फिजिक्स यूपी बोर्ड है। पेपर कोड जरूर मिला लेना। क्वेश्चन नंबर 3 का खा पाठ है। इसमें क्या है कि हमारे पास ये उत्तर लेंस दिया गया है। इस उत्तर लेंस में जहाँ से प्रकाश आ रहा है उसकी डायरेक्शन बताई गई है। फिर उसके बाद जो ये लेंस है, इस लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई वस्तु जो है ओ पे रखी हुई है जिसकी लेंस से दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। यहाँ से प्रकाश आया इनफाइनाइट से, कहीं उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो वस्तु है वो यहाँ पे रखी हुई है। अब ये पूछा जा रहा है कि इस वस्तु के लिए जो इमेज बन रही है वो कहाँ पर बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास लेंस का फार्मूला क्या है, जो दिया गया है वो लिख लो। दिया गया डाटा क्या है, दिया गया है क्या क्या दिया गया है, फोकस दूरी ऑफ लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। कितनी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया गया देखो। और जो वस्तु है जिसकी दूरी है वो कितनी है, लेंस से कितनी दूरी पे है u, यानी 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये बात याद रखना है, जब भी लेंस से, ये लेंस हमारे पास है, लेंस से हम जब राइट जाएंगे, ये लेंस रखा हुआ है, लेंस के राइट जाएंगे तो हमेशा जो वस्तु की दूरी होगी पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अगर लेंस के लेफ्ट जाएंगे तो वस्तु की दूरी निगेटिव होगी। अगर ये वस्तु यहाँ पे रखी होती तो ये वैल्यू क्या होती, निगेटिव होती। फिलहाल के लिए कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पर, तो ये कैसी है, पॉजिटिव है, तो ये प्लस आएगी। ठीक है, अब इस इतना दिया गया है, फाइंड क्या करना है, v हमें फाइंड करना है
और उसको इस डायग्राम में भी बनाना है। कहाँ पर होगा ये देखना होगा। लेंस का फार्मूला क्या होता है? लेंस का फार्मूला, लेंस के नियम से कह दो, नियम से, लेंस के नियम से फोकस दूरी का जो फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। इसका यूज करना है। तो यहाँ पर देखो ये वाला फार्मूला यूज होगा मेरा। ठीक, अब यहाँ देख लो 1/f, f की वैल्यू कितनी है? f की वैल्यू हमारे पास 20 सेंटीमीटर। उत्तर लेंस के लिए पॉजिटिव होती है इज इक्वल टू 1/v हमें फाइंड करना है जो कि पता नहीं है, माइनस ये कितना है? माइनस 1/u। u की वैल्यू कितनी है? u की वैल्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ठीक, क्योंकि पॉजिटिव है तो ये ऐसा रहेगा। अब इसको उठा के इस तरफ ले आओ, अरेंज करेंगे 1/v इज इक्वल टू ये हमारा 1 2 20, ये हमारा जब इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 1/10। दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? एलसीएम 20 आ जाएगा। ये एक बार जाएगा, ये दो बार जाएगा, तो यहाँ 1/v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3/20। जब सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20/3, या इसी को हम कहेंगे 6.67 सेंटीमीटर। तो यही दूरी हमें निकालनी थी, 2 नंबर का क्वेश्चन था, इतना ही करना है। ठीक है, अब इसकी पोजीशन बता दो। ये वैल्यू कैसी आई है? पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू आई है, इसका मतलब जो भी इमेज बनेगी वो लेंस के राइट साइड बनेगी, लेंस के राइट साइड बनेगी। ठीक है, तो वो यहाँ पर गई। ये कितना है? टोटल 10 है, और ये हमारे पास कितना है? यहाँ पर बीच में 5 होगा, उससे थोड़ा ज़्यादा, तो यहाँ पर कहीं बनेगी इमेज। ये हमारे पास आई है जो कि इमेज बनी है। इसकी लेंस से दूरी कितनी है? लेंस से दूरी जो रहेगी v इज इक्वल टू आ जाएगा 6.67 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा छोटा लिख दें जिससे 6.67 सेंटीमीटर, ये यहाँ तक है। ठीक, ये आ गया। अब इसकी इमेज बना दो। इमेज बनाएंगे ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ये मेरा फाइनल डायग्राम बन जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास इमेज बन गई जिसकी पोजीशन बता दी 6.67 सेंटीमीटर, और ये निकाल के भी हमने दिखा दिया, क्योंकि इसने बोला है कि किरण आरेख पे दिखाना भी है, इस वजह से ये डायग्राम बनाना होगा। ठीक, समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता टेलीग्राम में आके अपना क्वेश्चन भेज के पूछ सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बाय, टेक केयर। देखिए क्वेश्चन क्लास 12 है, क्वेश्चन नंबर 46 एक बच्चे ने भेजा है। इसमें क्या है कि हमें ए और बी के बीच तुल्यधारिता निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या ये कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज को सेटिस्फाई करती है। जैसे ये हमारा क्या हो जाएगा, ये C1, ये C2, ये C3 और ये C4। ठीक है, अब व्हीटस्टोन की कंडीशन चेक करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। इसमें क्या होता है? C1 डिवाइड बाई C4, C2 डिवाइड बाई C3। ठीक है, या फिर C1 मल्टीप्लाई बाई C3, C2 मल्टीप्लाई बाई C4। अगर ये बराबर आता है तो हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज सेटिस्फाई होता है, नहीं आता तो असंतुलित रहता है, यानी सेटिस्फाई नहीं होता है। चलो सबसे पहले क्या है, C1 को डिवाइड करना होगा C4 से, यानी ये डिवाइड बाई ये डिवाइड बाई ये। C2 को डिवाइड करना होगा C3 से। ये कंडीशन एक निकल के आ जाती है कि C1 मल्टीप्लाई बाई C3 इज इक्वल टू C2 मल्टीप्लाई बाई C4, यानी ऑड वाला ऑड के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इवन को इवन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित है, नहीं तो असंतुलित है। C1 कितना है? C1 हमारे पास 1 है। C3 कितना है? ये भी 1 है। C2 कितना है? 2 है। C4 कितना है? ये भी 2 है। यानी 1 कभी भी 4 के बराबर नहीं हो सकता। ये क्या है? असंतुलित है।
असंतुलित। जब ये ब्रिज असंतुलित है उस केस में क्या होगा कि ये बीच वाला जो, अगर देखो ये बराबर आ जाता, ये बीच वाला जो हमारे पास कैपेसिटर लगा था यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं जाता। फिलहाल ये क्या आया है, असंतुलित है, इस वजह से यहाँ पर चार्ज जाएगा। ठीक है, अब इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, देखो जरा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सीधे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कनेक्ट करके, जिससे आपको साफ साफ दिखे। ठीक, अब ये हटा देते हैं, दूसरा डायग्राम बन गया है ये। ठीक है, अब क्या करोगे, बीच में हम बना लेते हैं ये स्टार, इससे इसको कनेक्ट कर दो, इससे इसको कनेक्ट कर दो, और इससे इसको कनेक्ट कर दो। इसके बीच में एक कैपेसिटर लगा दो, एक इसके बीच में, एक इसके बीच में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हम मान लेते हैं C5 आ गया, ये हमारे पास C6 आ गया, ये हमारे पास C7 आ गया। ठीक है, C7। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब सबसे बड़ी बात कि C5 कैसे निकालोगे, C3 कैसे निकालोगे, और C6 कैसे निकालोगे, ये हमें निकालना है। देखो ये अगर देखा जाए, इसको निकालना है, जैसे C5 निकालना है हमें। जब C5 निकालना है तो क्या करना है, ये जो दिए गए हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई करो, 1 × 2 प्लस, फिर उसके बाद क्या है, जैसे लिखे हैं वैसे लिख देते हैं। इसे क्या है, C1 मल्टीप्लाई बाई C4 के साथ, प्लस C1 का मल्टीप्लाई बाई ये वाला हम मान लेते हैं C डैश, C1 का मल्टीप्लाई C डैश से, C डैश, अब C डैश का मल्टीप्लाई C4 से, C डैश C4। हमेशा याद रखना डिवाइड किससे करना है, डिवाइड उससे करना है जैसे ये हमारे पास क्या है, C5 है, C5 के सामने कौन है, C डैश है ना, C5 के सामने C डैश है, तो C डैश से। ये बात इंपॉर्टेंट है। इसको करने का क्या तरीका है, सबसे पहले हमें स्टार बना लेना है बीच में। स्टार बनाने के बाद क्या करना है कि इनकी वैल्यू निकालनी है। तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए एक बार इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, एक बार इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर उसके बाद जिसको हम निकालना है उसके सामने वाला कैपेसिटर लेना है। सामने इसके कौन है, C डैश है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, ये C डैश है, वैल्यू पुट कर दो। C1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, और ये C4 कितना है, 2 है, प्लस C1 कितना है, C1 हमारे पास 1 है, C डैश कितना है, ये भी 1 है, प्लस C डैश कितना है, 1 है, और C4 कितना है, 2 है। अब नीचे आ जाओ, डिवाइड किससे करोगे, क्योंकि हमने बताया C डैश किससे करना है, C डैश से। C डैश क्या है, 1 है। सॉल्व करो, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 2 4 1 5 5 हो जाएगा, यानी हमारे पास 5 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। ठीक, अब ऐसे ही C6 निकालना है, सीधे मल्टीप्लाई करेंगे इस बार। C6 के केस में क्या करना है, ये ऊपर वाली संख्या सेम रहेगी, क्योंकि C6 ये लेना है, एक बार इसका इसके साथ, एक बार इसका इसके साथ, फिर एक बार इसका इसका और इसका, जो ऊपर है सेम रहेगा। यानी यहाँ पर ये तो ऊपर कितना आने वाला है, 5 आने वाला है। बस नीचे कितना आ जाएगा, नीचे हमारे पास इस बार C6 के सामने कौन सा है, C6 के सामने ये आएगा, C6 के सामने ये आएगा। ठीक है, C6 के सामने, इसको थोड़ा और यहाँ बना सकते हो, C6 के सामने यही आने वाला है। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 माइक्रोफैरेड। फिर उसका C7 में देख लो, ऊपर की संख्या सेम रहेगी, C7 इसका इसके साथ एक बार, इसका इसके साथ एक बार, और इसका इसके साथ, ये ऊपर सेम आने वाला है। ठीक, सेम आने वाला है, यानी हमने 5 निकाल दिया है। फिर रखो यहाँ पर कितना आएगा, 5। ठीक, अब इसके C7 के सामने कौन सा है, C7 के सामने ये वाला आएगा, C7 के सामने ये आएगा 2 माइक्रोफैरेड। ये कितना आ जाएगा, 5/2 माइक्रोफैरेड। अब हमारे पास क्या कहानी होगी, अब हमारे पास कहानी ये होगी कि ये और ये इसको हटा देंगे,
इसको और इसको हटा देंगे, इसकी जगह पे ये 3 लगा देंगे, तो डायग्राम क्या बन जाएगा, नया डायग्राम जो बन के तैयार होगा। ये कितना आया था पहले हमारे पास C5 कितना आया था, C5 आया था 5 माइक्रो, और उसके बाद ठीक है, ये C5 और C6 कितना था, C6 हमारे पास ये भी 5 था, C7 अभी निकाला है 5/2, ठीक। अब यहाँ से देखो ये बाकी क्या है, ये हमारे पास 2 माइक्रोफैरेड है, यहाँ पर 1, ये 2 माइक्रोफैरेड है, ये 1 है, ये हमारे पास A है, ये B है। अब डायग्राम बन के तैयार हो गया, ये और ये सीरीज में है, ये और ये सीरीज में है, ये इसके साथ सीरीज में, ये इसके साथ सीरीज में, ठीक। तो करते हैं पहले, हमारे पास क्या आएगा 5, जब कैपेसिटर सीरीज में होता है तो कैसे ऐड होता है, C डबल डैश मान लेते हैं इन दोनों का, कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा सीरीज के केस में 1/2 प्लस 5/2, सॉल्व करोगे कितना आएगा, नीचे आ जाएगा 10, ऊपर हमारे पास यहाँ पर 5 पहुंच जाएगा, हाँ, और ये हमारे पास 2 10 पहुंच जाए, 4 पहुंच जाएगा, 4, यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 10/9/10, तो यहाँ से C डबल डैश आ जाएगा हमारे पास 10/9। सेम इसका करोगे, ये कितना 1 माइक्रोफैरेड है, और ये हमारे पास कितना 5 है, तो यहाँ पर C ट्रिपल डैश, ये कितना आ जाएगा 1/5 प्लस 1, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 5, ऊपर आ जाएगा 6, यहाँ से हमारे पास C डबल डैश आ जाएगा ट्रिपल डैश, कितना आ जाएगा 5/6। फिर उसके बाद ये दोनों कैसे आ जाएंगे, पैरेलल आ जाएंगे, C डबल डैश और C ट्रिपल डैश, ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो यहाँ से C4 डैश में आ जाओगे, कितना आ जाएगा, इसको सीधा ऐड कर लो 10/9 प्लस 5/6, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 18, और इसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा 20, और यहाँ पर आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 18, ये हमारे पास आ जाएगा 35, ठीक है। इसके बाद ये इसके साथ फिर ये क्या आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा, तो ये ऐसे सॉल्व होगा। थोड़ा पीछे कर दें, ठीक, तो ये हमारे पास आया अभी। अब क्या करना है, ये और ये दोनों किस में है, ये दोनों हमारे पास सीरीज में है, हाँ कर दें, इस तरफ कर देते हैं, देखो यहाँ पर C इक्विवेलेंट अप कर दो, ये किसमें सीरीज में 1/5 इसके साथ हो रहा है, और ये जो निकला है 35/18, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, सॉरी 35/18, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/5 प्लस 18/35, एलसीएम ले लो, एलसीएम 35 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा, ये 1/C इक्विवेलेंट है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25
बटा 35 काट दो, यहाँ 5/7 आ जाएगा। तो यहाँ से जब सी इक्विवेलेंट करोगे, उल्टा कर दोगे तो 7/5 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 1.4 माइक्रोफेरेड, ये फाइनल आंसर है। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर सब्जेक्टिव आता है तो ऐसे ही करके दिखाना है आपको, ठीक है। सबसे पहले स्टार बना लेना है। स्टार बनाने के बाद क्या करना है, उसको चेंज वैल्यू करना है, C5 C6 C7 निकालना है। निकालने के बाद जब होगी तो ये और ये हट जाएगा, इसी जगह पे ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ये तुम्हारा डायग्राम ऐसे बन जाएगा। फिर ये और ये सीरीज में हो जाएगा, ये और ये सीरीज में हो जाएगा। सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो लगाएंगे, फिर ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, उसका लगाएंगे, फिर इसके साथ जो आएगा वो सीरीज में हो जाएगा। सब ऐड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। आंसर इसका इतना ही आएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। देखिए क्वेश्चन क्लास 12 है और एक बच्चे ने भेजा था। इसमें क्या है कि हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और ए और बी के बीच तुल्यधारिता बतानी है, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटर बताना है। तो सबसे पहले ये कंडीशन चेक करते हैं, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज को सेटिस्फाई करता है। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज को सेटिस्फाई करेगा तो हमारे पास क्या होगा, जो बीच में कैपेसिटर लगा है इसको हटा दिया जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर ये अनबैलेंस है, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो फिर हम कैसे करते हैं इसको देख लो। देखो, सबसे पहले क्या है, ये हम मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है। इसको नाम 1 C1 C2 C3 और C4। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज को सेटिस्फाई करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज को अगर ये सेटिस्फाई करता है, तो उस केस में क्या करेंगे, C1 को डिवाइड करना होगा किसके साथ, C1 को डिवाइड करना होगा C3 के साथ, सॉरी C1 को डिवाइड करना होगा C2 के साथ और C3 को डिवाइड करना होगा C4 के साथ। यानी C1 को डिवाइड करना होगा, ऐसे भी कर सकते हो, ये डिवाइड बाई ये भी कर सकते हो, ये डिवाइड बाई ये भी, कुछ भी कर लें। C1 डिवाइड बाई C4 इज इक्वल टू C2 डिवाइड बाई C3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या कंडीशन आएगी कि C1 इंटू C3 इज इक्वल टू C2 इंटू C4। याद रखने के लिए क्या करना है कि ऑड वाले को ऑड के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इवन वालों को इवन के साथ कर दो, फिर उसके बाद ये दोनों को इक्वल कर दो। अगर ये इक्वल आता है तो व्हीटस्टोन सेटिस्फाई होता है, नहीं आता तो फिर नहीं होता। C1 की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोफेरेड। C2 की वैल्यू कितनी, C3 की वैल्यू कितनी है, C3 की वैल्यू 1 माइक्रोफेरेड। C2 कितना है, 2 माइक्रोफेरेड। C4 कितना है, 2 माइक्रोफेरेड। क्या 1 कभी 4 के इक्वल आ सकता है, नहीं आ सकता। तो ये क्या है, असंतुलित है, असंतुलित। असंतुलित का मतलब है कि व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इसके केस में हम इसको हटा नहीं सकते, यहाँ पर भी कोई चार्ज जाएगा, कितना चार्ज जाएगा ये नहीं पता। अब हमें क्या निकालना है, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो इसको देखो हम कैसे कर सकते हैं। ये जो वायर लगा हुआ है, इस वायर को हम सीधे कनेक्ट कर दें यहाँ से, ये वाला जो वायर लगा हुआ है इसको यहाँ सीधे कनेक्ट कर दें, ये जो वायर लगा हुआ है इसको भी हम यहाँ सीधे कनेक्ट कर दें, और ये जो वायर लगा हुआ है इसको भी यहाँ सीधे। तो इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, तो एक नया डायग्राम बन के ऐसा तैयार हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम इसको हटा दें, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये हट गया। अब देखो, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास C मान लेते हैं पॉइंट है, क्या है, C पॉइंट है, और ये D पॉइंट है, ठीक। अब यहाँ पर स्टार बना लेते हैं। स्टार कैसे बनाओगे, स्टार बनाने के सेंटर इसको रख लो, सेंटर ये रख लेते हैं, इसको ऐसे ही करना है। ये स्टार हम बना रहे हैं, ये हमारे पास स्टार लग गया। अब इनके बीच में एक कैपेसिटर लगा दो, ठीक है। हमने क्या काउंटिंग की, C4 तक की है, एक कैपेसिटर ये लगा देते हैं जिसको हम C5 कह देते हैं। एक कैपेसिटर यहाँ लगा दो, C6 हो जाए, एक कैपेसिटर यहाँ लगा दो, ये स्टार बनाया हमने, C6 हो गया, C7 हो गया, ठीक है। ये हमने स्टार बना के कैपेसिटर इंट्रोड्यूस कर दिए। अब देखो, अब अगर हमें C5 निकालना है, क्या निकालना है, C5 निकालना हो, या C5 मान लेते हैं, C5 निकालना है।
तो हमें क्या करना है, C5 तो निकालना है। C5 पे जाएंगे, एक बार C5 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार C5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो कहानी क्या है, C5 हम निकालना है। C5 के लिए C5 इंटू C7, C5 इंटू C7 प्लस, ठीक है, C7 इंटू C6 या C5 थोड़ा और नीचे कर दे जिससे उसके बराबर ना आए। यहाँ पर C5 निकालना है इज इक्वल टू C5 इंटू C6, कुछ भी कर दो, एक बार लेना है, C6 प्लस C5 इंटू C7, C5 इंटू C7 प्लस, अब क्या करना है, C6 और C7 को मल्टीप्लाई कर दो, C6 इंटू C7 और नीचे डिवाइड में क्या रखना है, डिवाइड में हमें ये रखना है, ये जो है, ये जो हमारे पास है कैपेसिटर, इसके सामने वाले का, इसके सामने कौन सा आएगा, इसके सामने हमारे पास देखो ये तो आएगा नहीं सामने, ये भी सामने नहीं आएगा, सामने कौन आएगा इसके, C5 के सामने कौन है, C5 के सामने C1 है, क्या है, C1 है। तो C5 के सामने कौन है, C1 है, उससे डिवाइड करोगे, ये इंपॉर्टेंट बात है, देख लो। सबसे पहले क्या करना है, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई। इसके बाद C5 के सामने कौन आएगा, अगर देखा जाए डायग्राम में तो C5 के सामने हमारे पास ये वाला आएगा। इसको थोड़ा एडजस्ट करके अगर हम बनाना चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, C1 जो है हम ऐसे इसको बना सकते हैं, ठीक। तो ये C5 के जस्ट सामने आ जाएगा, C5 के जस्ट सामने आ गया। तो बस क्या करना है, जो सामने आएगा ये क्या है, C1 है, तो C1 से हम डिवाइड कर देंगे। अब वैल्यू पुट करो, चलो 1 मिनट, हमने गलती कर दी, C5 नहीं, C1 इंटू, सॉरी पूरा क्वेश्चन, हाँ बहना आज ना हो सके।